population means, or it is called as paired difference experiments. मैंने आपको समझाया था कि जब हम 2 सैंपल टेस्ट करते हैं तो सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और सैंपल्स डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट हमने स्टडी की है कि जब आपस में 2 सैंपल्स का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूं कि आई वांट टू टेस्ट COVID-19 vaccine and I have a set of 15 patients from Chandigarh and 15 patients from Delhi। ठीक है, तो ये सेट ऑफ 15 लोग अलग हैं और ये सेट ऑफ 15 लोग अलग हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सैंपल। जो कोविड वैक्सीनेशन हम इन पे लगा रहे हैं या दिल्ली वाले पे लगा रहे हैं, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। नाउ अब मैं दोबारा से एक और स्टडी करने जा रहा हूं 15 पेशेंट्स की, बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीन। ठीक है, अब बिफोर एंड आफ्टर सेम पेशेंट्स के ऊपर कि जब उनको कोविड नहीं था और जब कोविड हुआ तब हमने वैक्सीन लगाई, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन देयर ब्लड प्रेशर, ऑन देयर शुगर लेवल्स, ऑन देयर अदर थिंग्स। तो वो सेम पेशेंट्स हैं, वो 15 लोग जो हैं वो सेम हैं बिफोर and after we have tested. So that's why this is called as dependent samples. इसकी और सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं कि हमने 2 डिफरेंट क्लासेस को सिलेक्ट किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए को हमने नॉर्मल पढ़ाया और सेक्शन बी को हमने जो रेगुलर पढ़ा रहे थे उससे अलावा हमने उनको एक्स्ट्रा कोचिंग दी। तो अब रिजल्ट्स क्या हैं? तो ये दोनों सैंपल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो 15 स्टूडेंट नहीं एक्स्ट्रा पढ़े और जो 15 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़े उनमें कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर मैं कहता हूं कि 15 स्टूडेंट्स को हमने पहले बिना एक्स्ट्रा कोचिंग पढ़ाया और उनका टेस्ट लिया और फिर हमने उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देके फिर टेस्ट लिया, then that information is a paired information, that information is dependent information. I hope this is clear. जब हम पेयर्ड सैंपल में जाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, एंड द फॉर्मूला इज mu1 minus mu2 is equal to 0, or I can say that there is no difference. D is a difference between mu1 minus mu2, तो D difference क्या है? 0 है। और mu1 minus mu2 is not equal to 0, या फिर हम कहेंगे D is not equal to 0. So difference D is calculated by mu1 minus mu2, या फिर हम x1 minus x2 बार लिखते हैं। और जो फॉर्मूला है Z का, that will be D bar minus D, पर D हमारा क्योंकि 0 है, ज्यादातर केसेस में 90%, 95%, 99% रादर केसेस में D 0 होता है, तो D bar upon standard deviation of difference by n under the root। जब आप बुक में से फॉर्मूला को देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बट अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक्स में से देखोगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। सो द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन a difference between first sample mean and second sample mean, और यहाँ पे अगर calculated value less than है tabulated value में, तो we reject the null hypothesis, calculated value is less than tabulated value, we do not reject the null hypothesis, otherwise we reject the null hypothesis। और इसको हम T paired कहते हैं, ज्यादातर बुक्स इसको T paired टेस्ट कहते हैं क्योंकि ये T यूज होता है। बट जब आप फॉरेन ऑथर्स की बुक में देखोगे तो वो 30 से ज्यादा
इसको Z में लिखते हैं और लेस देन 30 को T में लिखते हैं, राइट। बट हम इसको T में लिखेंगे क्योंकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जनरली हम स्मॉल सैंपल में ही, बुक्स में भी और एग्जाम में भी आपको ये स्मॉल सैंपल पे ही आएगा, तो हम इसको पेयर्ड टी टेस्ट के नाम से याद रखेंगे, राइट। और पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस बाय एन अंडर दी रूट। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसका अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है तो वही रूल रहेगा, मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एन अंडर दी रूट। ये वाला आप स्मॉल सैंपल में इसको याद रखोगे, राइट। और लार्ज सैंपल में भी फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ फर्क कितना किस चीज का आएगा, वहां पे Z यूज होगा, यहाँ पे T। बट मैंने आपको कहा कि हम ज्यादातर T टेस्ट से ही पेयर्ड का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, हम Z वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको Z वाला आने के चांसेस नहीं है। नाउ अब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, वी विल बी टेकिंग द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, वी विल बी गेटिंग D1 D2 D3 एंड सो ऑन। उस D1 D2 D3 को हम सम करेंगे एंड वी टेक द एवरेज, यहाँ से हम एवरेज भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल इज you work in human resources, you want to see if there is a difference in the test score after training program, you collect the following test score, और वो स्कोर क्या है, 4 लोगों का हमने टेस्ट लिया, बिफोर जो स्कोर है और आफ्टर ट्रेनिंग जो स्कोर है हमारे सामने है। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम यूज कर रहे हैं मीन डिफरेंस में, तो हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक तो हमें डी बार चाहिए और एक हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस का चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट 85 माइनस 94 माइनस 9, 94 minus 87 7, 78 minus 79 is minus 1, 87 minus 88 is minus 1, तो टोटल कितना आ गया इसका -4। तो d बार is sum of d by n, तो -4 by 4 d बार हमारा कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सम ऑफ d minus d bar whole square by n minus 1। अब d minus d bar के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to calculate, अगर ये आपका d है तो d minus d bar आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और d bar आपका -1 है। so d minus d bar that is -1 minus -1 is ऐड हो जाएगा तो -8 रह जाएगा, 7 minus -1 is 8, -1 minus -1 is 0, -1 -1 प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो d minus d bar का होल स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 64, दिस इज 64, दिस इज 0, दिस इज 0, तो 128 आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 128 by 3 n minus 1, n आप यहाँ पे क्या लोगे, पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स। सो 128 by 3 under the root is 6.53, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो गई और आपकी मीन भी कैलकुलेट हो गया, फाइन। तो अब क्या है, यू विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला d बार प्लस माइनस t अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय n अंडर द रूट, ये आपका फॉर्मूला है टू गेट द कॉन्फिडेंस वैल्यू। और जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, द लोअर लिमिट इज -8.68 एंड अपर लिमिट इज 6.68, और t की वैल्यू आपको पता ही है कि हमने 10% पे चेक करनी है, तो 10% का अल्फा बाय 2 इज 0.05, तो वो वैल्यू कितनी है 2.353, वो सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। Is it fine? Yes, sir. Similarly, हम हाइपोथेसिस वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे और हाइपोथेसिस वैसे ही है, यहाँ पे 2 टेल होगा, यहाँ सिंगल टेल होगा, सिंगल टेल में लेफ्ट टेल, यहाँ राइट टेल।
अब यही वाला डेटा हम यूज कर रहे हैं and we want to see whether the training is effective or not. इफेक्टिवनेस हम कैसे मानते हैं कि अगर पहले स्कोर कम था और अब स्कोर क्या हो गया, बढ़ गया, तो ट्रेनिंग इफेक्टिव का मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट हाइपोथेसिस अंडर सिंगल डेल. तो हम क्या करेंगे, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है ट्रेनिंग is not effective, क्योंकि पहले और बाद में स्कोर आपका क्या रहा है, सेम रहा है, डिफरेंस उनमें 0 है, तो ट्रेनिंग इज इनइफेक्टिव. और μ1 इज लेस देन μ2, बाद का स्कोर बढ़ गया, देन इट इज इफेक्टिव. ठीक है, तो इफेक्टिव और नॉन इनइफेक्टिव आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. उस हिसाब से आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करने हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 4-1 है और आपकी जो सिंगल टेल वैल्यू है 10% की, दैट इज -1.638. आपने उसी तरह से डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बी बार कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करनी है. एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला व्हिच इज डी बार बाय स्टैंडर्ड एविएशन एन अंडर द रूट, एंड योर टी वैल्यू इज -0.306 and it falls in the acceptance region. So we do not reject the null hypothesis. Do not reject the null hypothesis means the training is ineffective. Is it fine? Yes, sir. किसी और को डाउट है तो बेटा पूछ लो. ये तुम्हारा पेयर टी टेस्ट कॉन्सेप्ट है. आपको इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट और अ पेयर टी टेस्ट. Now another example, as a marketing analyst, you want to compare clients' calculator to a competitor's. You sample 8 retail stores at 1% level of significance. Does your clients calculate sell for less than their competitor? ये पेयर्ड इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सेम स्टोर से किया है. तो यहाँ तो क्लाइंट ब्रांड का हमने कैलकुलेटर सेल किया है या कंपटीटर सेल किया है, तो उसका डेटा हमारे सामने है. तो यहाँ पे हम पेयर डेटा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो हमने ये देखना है कि जो क्लाइंट ने कम सेल किया है कंपटीटर से, तो हमने इसके लिए सिंगल टेल टेस्ट हाइपोथेसिस क्रिएट किया है. μ1 इज लेस देन μ2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 7 है. डी बार हमारा जो कैलकुलेट करोगे, डी बार उसी तरह से कैलकुलेट करना है जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया. सो इट इज -2.25 और स्टैंडर्ड एविएशन इसकी जो है वो 1.16 कैलकुलेट हुई है. ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यहाँ पे तो कंपाइल्ड से आपको दिख रही हैं, बट अदरवाइज आपको ये कॉलम्स में बना के इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड योर टी वैल्यू इज -5.486 and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis and we have conclusion that client's brand sells less than competitor. Right? Any doubt? इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? Now the next category is to study the two sample proportions. अभी तक हमने मीन स्टडी किया. मीन में हमने नोन, अननोन, स्टैंडर्ड एविएशन, लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, ये सारे स्टडी किए. Now we will be moving to population proportion in case of two samples. तो यहाँ पे भी उसी तरह से you have P1 for population proportion
P2 is population proportion of first and population proportion of second. Small p1 is sample proportion and p2 is sample proportion of second. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ z टेस्ट ही अप्लाई होगा, और क्योंकि यहाँ पे z टेस्ट अप्लाई होगा तो जो रूल होगा वो ये है, इन केस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल P1 minus P2 sample proportions plus minus Z alpha by 2 into P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. ये होगा हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला, और हमारा जो Z का फॉर्मूला होगा दैट इज P1 minus P2 by standard error, and standard error is P1 Q1 by N1 प्लस P2 Q2 by N2. और कई बार हम इस केस में भी कंबाइंड वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं. अगर हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ फर्स्ट सैंपल और नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑफ द सेकंड सैंपल गिवन है, तो हम पूल्ड प्रोपोर्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय x1 plus x2 by n1 plus n2. बट बुक्स दोनों ही फॉर्मूलेस को सपोर्ट करती हैं. अगर आपने कोई मिडल वैल्यूज मान के कैलकुलेशन करनी है तो हम ये पूल्ड वाला यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल बी यूजिंग p1 q1 by n1 plus p2 q2 by n2 under the root. So this is the formula for proportions. Example is, a personnel director, you want to test the perception of fairness of two methods of performance evaluation. 63 of 78 employees rated method 1 as fair, 49 of 82 rated method 2 as fair. Find 99% confidence interval for difference in perception. तो अगर इसको हम दो सैंपल का कॉन्सेप्ट माने तो x1 जो है that is 63 and N1 is 78. X2 is 49 and N2 is 82. तो उस हिसाब से small p1 sample proportion जो होगा that is 63 by 78 and p2 is 49 by 82. ये तुम्हारे proportions की calculations हो जाएंगी. और जब आप confidence interval use करोगे तो फॉर्मूला आपका जो बनेगा दैट इज P1 माइनस P2 प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2 इनटू P1 Q1 बाय N1 प्लस P2 Q2 बाय N2. तो P1 मैंने भी आपको बताया 63 बाय 78 इट इज 0.808. तो इसी का Q1 जो होगा दैट इज 1 माइनस 0.808 which is 0.192. P2 is 0.598 and Q2 is 0.402, and we have substituted the value at 10% level of significance. Confidence interval हमारा 10% है तो value उसकी 2.58 है. By solving this, the lower limit is 0.029 and the upper limit 0.391. So if this could be calculated from the entire data, the lower difference is 0.029 and the upper one is 0.391. तो इस तरह से proportions के केस में आप confidence interval calculate कर सकते हो. Hypothesis में भी आपका 2 sample और single sample होगा. इसी डेटा को मैं यूज कर रहा हूँ. At 1% level of significance, is there a difference in perception? So is there a difference in perception means whether P1 is equal to P2 or P1 is not equal to P2. So P1 is equal to P2 is no difference in perception, and P1 is not equal to P2 means there is difference in perception. N1 is 78, N2 is 82. तो आपकी जो degree of critical value है 2.58, तो वो यूज होगी. आप यहाँ पे पूल करके कॉमन P भी निकाल सकते हो
या सेपरेट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से ही आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर आप पूल करके इसको पुट कर रहे हो तो you will be getting z is equal to 2.90 and 2.90 will be compared with critical value and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis and we conclude that there is a difference in perception. Is it fine? Yes, sir. So ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये प्रोपोर्शंस का है और प्रोपोर्शंस के केस में हम सिर्फ और सिर्फ z टेस्ट यूज करते हैं, चाहे सिंगल सैंपल हो या लार्ज सैंपल हो। Now the next example is you are economist for Department of Labor. You are studying unemployment rate. In MA 74 of 1500 people surveyed were unemployed. In CA, 129 of 1500 were unemployed. At 5% level of significance, does MA have lower unemployment rate than CA? So हमने hypothesis create किया क्योंकि तुम्हारा statistical question ही ये कह रहा है कि MA में कम unemployment है और as compared to CA. So we will be constructing P1 is equal to P2, no difference in unemployment rate, and P1 is less than P2. So P1 is MA and P2 is CA. So alpha is 0.05, N is 1500, N2 is 1500, degree of freedom 5%, and it is single tail test 1.645 and it is negative because it is on the left hand side. हम पूल करके इसकी p वैल्यू कैलकुलेट करेंगे which is 0.0677, तो q इसका क्या आ जाएगा 1 minus 0.0677. We substitute in the formula and z comes out to be -4. -4 will be compared with -1.645 and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis and we conclude that there is an evidence that MA is having less unemployment rate than CA. कोई डाउट है बेटा पूछ लो इसमें। Now the last concept under independent sample test is to compare their variance. हमने mean compare किया, हमने proportions compare किए. Now we are comparing the variance. So when we compare any data, quantitative data, either we use mean concept or we can use variability concept. So जहां पे mean same आ जाए, mean difference ना आए, वहां पे हम variability concept को use करते हैं to check their gap. So more the variability, more will be the inconsistency. Less the variability, more will be the consistency. So to compare two populations and their respective samples by using variance, we will be using F test. इसके लिए हमें जो टेस्ट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, हम F टेस्ट यूज करते हैं. F टेस्ट में हम हाइपोथेसिस जो बनाते हैं वो बनाते हैं कि वेरिएंस इज इक्वल टू एंड वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू. सिंगल टेल में वैसे ही वेरिएंस इज इक्वल टू एंड वेरिएंस इज फर्स्ट वेरिएंस इज लेस देन या वेरिएंस फर्स्ट वेरिएंस इज ग्रेटर देन सेकंड वेरिएंस. फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है, that F is variance of sample divided by variance of second sample, provided S1 square is greater than S2 square. इसका क्या मतलब है? Your formula of F is sample variance of first divided by sample variance of second, but first should be greater than second. या
आसान सी भाषा में मैं अगर कहूं तो जो बड़ा वेरिएंस है वो न्यूमिनेटर में आएगा और जो छोटा वेरिएंस है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो अगर S2 बड़ा है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर, और अगर आपका S1 बड़ा है तो S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला आपका। हमेशा f की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी, राइट? हमेशा ये वैल्यू f की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी। सो जो न्यूमिनेटर में है वो V1 है और जो डिनोमिनेटर में है वो V2 है। V1 मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का जो है अगर S1 ऊपर है तो N1 माइनस 1 होगा, और अगर S2 नीचे है तो N2 माइनस 1 होगा V2 का। और अगर उल्टा है तो V1 आप चेंज कर दोगे, N2 माइनस 1 से कैलकुलेट होगा और V2 आपका कैलकुलेट होगा N1 माइनस 1 से। So the larger value will fall in the numerator and in the denominator you must have the smaller value. तो ये है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी वेरिएंस, और इसमें आपका F टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल यूज होगा टू गेट दी वैल्यू। और F टेबल के लिए आप जब उसको चेक करोगे तो F टेबल जो होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा कि V1, जब आप इसको चाहे डाउनलोड कर लो चाहे बुक में से देख लो, V1 की वैल्यू इस साइड पे होंगी और V2 की वैल्यू इस साइड पे होगी, राइट? और अगर आप 5% का टेबल चेक कर रहे हो तो वो 5% का ही होगा, 2% का होगा तो 2% का होगा। तो 5% की वैल्यूज होंगी यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड पे भी 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपका V1 3 है और V2 4 है तो आपकी ये वाली वैल्यू चेक होगी। दिस इज द वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम द टेबल, राइट? तो आई होप ये टेबल आप देख लोगे बुक में से, या नेट पे आप इसको सर्च कर लो F table. So as a financial analyst for Charles, you want to compare the dividend yield between stock listed on New York Stock Exchange and Nasdaq, and you collect the following data. Is there difference in variance? पहले क्या आ रहा था? Is there difference in mean? अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? Is there difference in variance between New York Stock Exchange and Nasdaq? और मैंने आपको क्या समझाया कि जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर मीन होता तो यहाँ पे हम डी टेस्ट लगाते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस है तो हम यहाँ पे एफ टेस्ट लगाएंगे टू स्टडी whether it is same or it is not same. So equal variance is your null hypothesis, not equal variance is your alternative hypothesis. और जब आप इसकी f वैल्यू टेबल से चेक करोगे, your table value, इसको मत फॉलो करना इस स्लाइड को, ये किसी और पर्पस के लिए भी है, तो ये वाली वैल्यू मत चेक करना। मैं अभी आपको f वैल्यू बताता हूँ 5% की। ये देख पा रहे हो बेटा? यस सर। तो हमारा जो है 20 और 24 है, V1 हमारा 20 है और 24 हमारा V2 है। 20 ये देखो यहाँ पे 20 है, देख पा रहे हो? दिस इज योर V1, और 24 आपका V2 है। सो दिस वैल्यू इज 2.03। आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5% की वो क्या आएगी? 2.03। और मैंने बताया था कि S1 स्क्वायर जो बड़ी वैल्यू है दैट विल इन द न्यूमिनेटर एंड स्मॉलर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। तो 1.25 विल बी कंपेयर्ड विद F tabulated value, which is 2.03. So it falls in the acceptance region. So do not reject the null hypothesis. And we have concluded that
there is equal variance. तो ये F टेस्ट है आपका. Is it fine? Yes, How sir. have we calculated the critical values? क्रिटिकल वैल्यू बेटा वही टेबल से जाकर लोगे आप. V1 आपका 20 है और V2 24 है. अभी बताया ना, टेबल देखा है ना आपने. Yes, sir. बस उसी टेबल पे आपकी V1 जो है वो रो साइड वैल्यूज होंगी, V2 आपकी कॉलम साइड वैल्यू होगी. जहां पे 20 और 24 इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपका टेबुलेटेड वैल्यू का होगा. Okay, sir. इसी तरह से ये न्यूमेरिकल है. एज एन एनालिस्ट फॉर लाइट एंड पावर कंपनी यू वांट टू कंपेयर electricity consumption of single family homes in two towns. You compute the following from the sample of homes, town 1 and town 2. Number is 25, 21, 85, 68. Standard deviation is 13 and 18. कौन सी वाली बड़ी है वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की? 30. तो 30 आपका न्यूमिनेटर में रहेगा और 18 आपका डिनोमिनेटर में होगा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 क्या होगी? 25 माइनस 1 और V2 क्या होगी? 21 माइनस 1. तो यहाँ पे 24 20 हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, आप क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और आपकी F वैल्यू जो है 2.778 आएगी और ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी. एंड वी रिजेक्ट दी null hypothesis and we conclude that कि there is a difference in variance. I hope ये टॉपिक्स आपको अब क्लियर होंगे. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये 2 सैंपल टेस्ट आपका कंप्लीट है. सर एक बार क्वेश्चन दिखाना दोबारा से. सर आंसर दिखाना अब. ओके सर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. मीन डिस्कस किया है, पेयर डिफरेंस डिस्कस किया है, प्रोपोर्शंस डिस्कस किए हैं और वेरिएंस हमने स्टडी किया है. तो ये 2 सैंपल टेस्ट में ये सारे के सारे टॉपिक्स कलेक्टिवली चैप्टर का पार्ट हैं और अब आप अपने बुक से इन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो. कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो. अदर